ओके बेटा, आज की क्लास में हम लोग फेब मार्च 2024 पेपर 3 वेरिएंट 2 करेंगे। द पेपर टाइम इज 1 hour 50 minutes and total marks for this paper is 75 marks. Let's start with the question number 1. It says find the quotient and remainder when this polynomial, which is a quartic polynomial, divided by x square plus 5. So you can use long division method, any method that you like, to find out this division, quotient and remainder. So I'm doing long division. ठीक है, लॉन्ग डिवीजन में बेटा you're dividing x square plus with x square plus 4. This is our divisor and dividend. Now you need to ask yourself कि x square को किससे मल्टीप्लाई कराऊं? I'll get x power 4. The first term should be same. So I'm going to say x square here. So I'll get x power 4 and 5 multiplied by x square is 5x square. So I'm going to write 5x square here. अच्छा याद रखें, it should always be in descending powers. अगर ना भी तो आपने करना है. You'll subtract them, change the sign. It will become minus 3x cube plus 4x square minus 12x plus 27. Again, you're going to ask yourself, x square को किससे multiply कराऊं? तो very first term minus 3x क्यों आ जाए? So I'm going to say minus 3x. So I'm going to get minus 3x cube. 5 multiplied by minus 3x, minus 15x. Now I'm going to subtract them. Subtract कराओगे तो बेटा नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे. And it will become 4x square plus 3x plus 27. ठीक है ना? Now I'm going to ask myself कि x square को किससे मिलेगा? 4x square आएगा. I'm going to say 4. 5 multiplied by 4, 20 हो जाएगा. So I'm going to subtract them. मैं सब्ट्रैक्ट कराऊंगा बेटा, साइन चेंज हो जाएंगे. 27 minus 20 is 7. अब देखो, क्योंकि मैं यहां पर अपनी डिवीजन रोक दूंगा. क्यों? देखो, मेरे डिविडेंड का जो यहां पर डिग्री है विच इज 1, जो कि लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर है, तो मैं यहां पर रुक जाऊंगा. ठीक है ना? अगर लेस देन हो जाए तो मैं रुक जाऊंगा. आई एम गोना से माय क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर minus 3x plus 1 and my remainder is 3x plus 7. All right. Moving on to question number 2, it says find the coefficient of x square in the expansion. Now you can see कि बेटा ये आपके पास बाइनोमियल है और दिस बाइनोमियल हैज पावर 1, तो इसको तो एक्सपेंड नहीं करेंगे. बट ऑब्वियसली वी हैव दिस रूट 4 माइनस एक्स, जिसमें से बेटा मैं आई एम टेकिंग आउट 4 कॉमन. इट विल बिकम माइनस एक्स बाय 4. टेक द स्क्वायर रूट ऑफ 4, यू गेट 2 एंड यू गेट 1 minus x by 4 की power 1 by 2. Because to apply the expansion formula, we need to have first term 1, right? So the formula is 1 plus nx, sorry, 1 plus x की power n is 1 plus nx and into n minus 1 upon 2 factorial x square. तो देखो बेटा, यहां पर आपके पास आपने अपने इस बाइनोमियल को एक्सपेंड करना है. कितना एक्सपेंड करोगे और कितना एक्सपेंड करोगे? देखो बेटा, मैं इसको एक्स स्क्वायर तक एक्सपेंड करूंगा बिकॉज मुझे एज अ कंबाइन मैक्सिमम एक्स स्क्वायर तक वाली टर्म चाहिए. मतलब मुझे एक्स स्क्वायर वाली टर्म चाहिए, तो मैं इसको एक्स स्क्वायर तक एक्सपेंड करूंगा 1 प्लस एन एक्स.
n into n minus 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x की वैल्यू x बाय 4 है, माइनस x बाय 4 है। और भी एक्सपेंड हो सकता था, मैंने यहीं तक एक्सपेंड करा। लेट जस्ट सिंप्लीफाई देम। I'll get 1 minus x by 8, 1 by 2 minus, you're getting minus 1 by 128 x square। ठीक है, अब जब मैं इसको 2 से मिलकर आऊंगा तो इट विल बिकम 2 1 2 माइनस एक्स बाय 4 1 अपॉन 64 एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखो बेटा, यहां पर आपका एक्चुअल क्वेश्चन था 2x माइनस 5 रूट 4 माइनस एक्स। हमने 2x माइनस 5 को एज इट इज रखा एंड वी गॉट द एक्सपेंशन ऑफ द सेकंड बाइनोमियल। अब हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर वाली टर्म चाहिए, तो 2x को बेटा मैं एक्स से मिलकर आ दूंगा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। 2 1 जा 2 टू द 4 कैंसिल हो गया। और फिर 5 को बेटा मैं माइनस 5/64 एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। टेक द एलसीएम, एड देम, you will get minus 27/64 x square. So you got the coefficient here. Minus 27/64. State a set of values of x for which expansion part A is valid. देखो पार्ट ए में एक्सपेंशन वैलिड कब होती है? जब आपके पास ये जो सेकंड टर्म है ना, इसका मॉडुलस what was the second term? x value was minus x by 4। तो ये एक्सपेंशन तभी पॉसिबल है जब इसकी सेकंड टर्म माइनस एक्स बाय 4, इसका मॉडुलस लेस देन 1 हो। अब देखो यहां पर ये देखा x बाय 4 का जो भी मॉडुलस के अंदर होता है बेटा, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है। मॉडुलस साइन हटाऊंगा, प्लस माइनस x बाय 4 हो जाएगा यहां पर, लेस देन 1। 4 क्रॉस मिला हो गया। अब यहां पर प्लस x इज लेस देन 4, एक आंसर ये आ रहा है, एंड एक आ रहा है माइनस x इज लेस देन 4। तो बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, x पॉजिटिव हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। तो आपके पास बेटा x इज ग्रेटर देन 4
एक्स इज ग्रेटर देन -4, एक्स इज लेस देन 4, ये आंसर निकल कर आ जाएगा। अच्छा, इसमें सिर्फ स्टेट लिखा हुआ था, वर्किंग को खास ज्यादा थी नहीं, लेकिन मैंने बस आपके लिए पूरी एक्सप्लेनेशन यहां पर कर दी है। इसका डायरेक्ट आंसर ये भी हो सकता था, मतलब अगर आप इसका डायरेक्ट आंसर करना चाहते हैं तो दिस कुड बी द आंसर एज वेल, कि सर -x अपॉन 4 मॉडुलस इज लेस देन 1, तो माइनस मॉडुलस हट जाएगा, माइनस मॉडुलस के अंदर है तो माइनस हट जाएगा, 4 का मॉडुलस 4 हो गया, x मॉडुलस ऐसे रहने दिया, उस पर से मॉडुलस अभी नहीं रिमूव करा मैंने, और 4 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, तो आप यहां पर ये भी कर सकते थे कि मॉडुलस ऑफ x बाय 4 लेस देन 1 लिख दिया, माइनस का मॉडुलस पॉजिटिव हो जाएगा, x मॉडुलस ऐसे रहने दिया, 4 का मॉडुलस 4 हो गया, 4 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये मॉडुलस ऑफ x लेस देन 4, स्टेट द सेट ऑफ वैल्यूज, ये और ये दोनों बात एक ही है, बस सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा, नहीं करोगे तो ये बन जाएगा। तो स्टेट से मुराद ये होता है डायरेक्ट आंसर, लेकिन ज्यादा वर्क नहीं होती, बट स्टिल मैंने यहाँ पर आपको अच्छी खासी वर्किंग दिखा दी है। अच्छा, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग यू कि z दिया हुआ है, z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर -c√3 प्लस आयोटा एक्सप्रेस z स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ r e की पावर आयोटा थीटा, वेयर r ग्रेटर देन 0 एंड थीटा इज द आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट का देखो वहां पर रूल दिया हुआ है, माइनस प्लस पाई से लेकर माइनस पाई तक। तो हमें z स्क्वायर निकालना है इस फॉर्म में। तो देखो बेटा, z स्क्वायर का पहले z का मॉडुलस निकालो, -√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट, 2, ये z का r आ गया, तो z स्क्वायर का r क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4। देखो फिर z का फिर z का आर्गुमेंट, देखो z है, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है ना। तो इसका पहले मैं अल्फा निकालूंगा, tan इनवर्स 1/√3 विच इज 30, यानी π/6 रेडियंस। इसका थीटा हो जाएगा पाई माइनस अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में, π/6। जेड स्क्वायर का आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, जो पावर है उसको बेटा 5π/6 से मल्टीप्लाई करा दो, तो ये देगा 5π/3। देखो अब 5π/3 ना हमारी रेंज से आउट जा रहा है, पाई की रेंज से आउट जा रहा है, 5π/3 कहां बनता है पता है, तो समझाने के लिए लिख रहा हूं 5π/3 इज बेसिकली 300 डिग्री। तो देखो 300 डिग्री पॉजिटिव में तो ये बन रहा है, तो 300 तो आपका आर्गुमेंट हो ही सकता। तो मैं बोलता हूं यार इस लाइन का आर्गुमेंट यहां से ले लो क्लॉकवाइज, तो आर्गुमेंट प्रिंसिपल भी नहीं टूटेगा, दैट इज -30 डिग्री, दैट इज -π/3, -30 डिग्री नहीं है, -60 डिग्री है, -π/3 हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो हमारे पास जेड स्क्वायर का आर्गुमेंट आ गया, जेड स्क्वायर का हमने मॉडुलस निकाल लिया। तो हमें एक्सप्रेस करना है जिस फॉर्म में उसने बोला हुआ है, तो बेटा मैं एक्सप्रेस कैसे करूंगा,
आर 4 e⁻, आयोटा आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, देखो बेटा, देखो बेटा यहां पर लिखा हुआ है द कॉम्प्लेक्स नंबर W is such that W Z square W is real and Z square upon W का मॉडुलस बराबर है 12 के। Find the two possible values of W giving your answer in the form of R e⁻ iota alpha where R is greater than 0 and alpha is, अल्फा को यहां पर थीटा को आर्गुमेंट कहते हैं ना, यहां पर अल्फा को आर्गुमेंट कह रही है। देखो बेटा इस बात को जरा समझोगे यहां पर कि आपके पास Z स्क्वायर W आपके पास Z स्क्वायर W एक रियल नंबर है और Z स्क्वायर अपॉन W का मॉडुलस ये बराबर 12। देखो ये बात ध्यान में रखना कि W कॉम्प्लेक्स नंबर है और W के मॉडुलस को कह रहे हैं R और W का आर्गुमेंट कह रहे हैं अल्फा। अब मेरा टारगेट क्या है कि W का आर्गुमेंट निकालो और W का मॉडुलस निकालो। देखो ये जो लाइन है ना Z स्क्वायर W इज रियल, व्हाट डज इट मीन, यानी इससे एक रियल नंबर आ रहा है, यानी वो रियल नंबर या तो वो एक्स एक्सिस जिसको हम रियल एक्सिस कहते हैं या तो पॉजिटिव रियल एक्सिस पर होगा या फिर नेगेटिव रियल एक्सिस पर होगा। क्योंकि Z स्क्वायर W इस रियल नंबर का मतलब क्या है, इसका जो आंसर जो भी आएगा, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट होगा वो एक रियल वैल्यू में होगा, उसका इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। तो Z स्क्वायर W का आर्गुमेंट या तो 0 हो सकता है या फिर पाया हो सकता है। अगर नेगेटिव रियल एक्सिस पर हुआ तो पाया हो जाएगा इसका आर्गुमेंट, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर हुआ तो बेटा, पॉजिटिव रियल एक्सिस पर हुआ तो बेटा हमारे पास आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पहले तो ये बात समझ लिया आपने। अब अगर वो आपसे कह रहे हैं, मैं अगर आपसे कहूं बेटा Z स्क्वायर W का मॉडुलस, Z स्क्वायर W का अब आप आर्गुमेंट निकालो, तो आप क्या करोगे, Z स्क्वायर के आर्गुमेंट को और W के आर्गुमेंट को ऐड कर दोगे। Z स्क्वायर का आर्गुमेंट कितना है बेटा हमारे पास, -π/3, और W का आर्गुमेंट कितना है बेटा हमारे पास, इसको हम अल्फा कह रहे थे। अब इन दोनों का कंबाइन आर्गुमेंट क्या होगा, -π/3 प्लस अल्फा, ये इन दोनों का कंबाइन आर्गुमेंट होगा। और सर Z स्क्वायर W का आर्गुमेंट होगा क्या, सर -π/3 प्लस अल्फा या तो 0 के बराबर होगा या -π/3 प्लस अल्फा पाई के बराबर होगा। देखो पहले मैंने इनका आर्गुमेंट निकाल लिया था ना Z स्क्वायर W का, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, कुड बी एनीथिंग। और Z स्क्वायर W का आर्गुमेंट मैंने निकाला -π/3 प्लस अल्फा। प्रॉपर्टी है हमारे पास, कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके आर्गुमेंट ऐड हो जाते हैं, तो उनके रिजल्टेंट का आर्गुमेंट क्या होगा, दोनों के आर्गुमेंट को ऐड करा दो, मैंने करवा दिया। अब इनका रिजल्ट का आर्गुमेंट है -π/3 प्लस अल्फा, और वो बराबर 0 की भी हो सकता है और बराबर पाई की भी हो सकता है। तो यहां से बेटा अल्फा की वैल्यू आ रही है π/3 और यहां से अल्फा की वैल्यू आ रही है पाई प्लस π/3।
विच इज 2 पाई बाय 3। ठीक है, तो ये हमारे पास अल्फा की दो वैल्यूज निकल कर आ रही हैं। पाई बाय 3 एंड, अच्छा ये पाई प्लस पाई बाय 3 4 पाई बाय 3 हो जाएगा। दिस इज 4 पाई बाय 3। तो देखो यहां पर ये जो 4 पाई बाय 3 है, पहले देख लो ये रेंज के अंदर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। अल्फा आर्गुमेंट है, तो 4 पाई बाय 3 होता है बेटा, अगर मैं डिग्री में समझ जाऊं तो डेट इज 240। तो 240 4 पाई बाय 3 है, 240 क्या होता है, देखो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो आपका आर्गुमेंट 240 नहीं हो सकता, 4 पाई बाय 3 नहीं हो सकता। बेटा यहां से आप क्लॉकवाइज में इसका ऑल्टरनेट देख लो। तो देखो बेटा यहां पर ये बन रहा है 2 पाई बाय 3, लेकिन -2 पाई बाय 3। मेरा आर्गुमेंट इसी लाइन पर है, लेकिन 240 नहीं लिख सकता मैं इसे अकॉर्डिंग टू द आर्गुमेंट प्रिंसिपल। तो बेटा मेरे पास ये -2 पाई बाय 3 हो जाएगा, यानी अल्फा की वैल्यू अब मैं यहां पर -2 पाई बाय 3 लिख दूंगा। ठीक है ना। तो Z²W का बेटा मेरे पास अल्फा आ गए, आर्गुमेंट्स आ गए। अब देखो Z²/W का मॉडुलस क्या होगा। देखो Z²/W का मॉडुलस 12 उसने लिखा हुआ है। सर हम जो निकालेंगे ना, तो सर इन दोनों के मॉडुलस माइनस करवा दें। देखो Z² का मॉडुलस होगा जो हमने ऊपर निकाला हुआ है, दैट इज 4। तो मॉडुलस ऑफ Z², मॉडुलस ऑफ W। तो मॉडुलस ऑफ Z² है क्या सर। अच्छा क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं, तो ये माइनस नहीं होंगे, सॉरी आर्गुमेंट माइनस होते हैं, ये डिवाइड होंगे। तो मॉडुलस ऑफ Z² है क्या 4, मॉडुलस ऑफ W क्या है R, और ये देखो बेटा Z²/W का मॉडुलस है 12। यहां से बेटा R की वैल्यू आ जाएगी 4/12 विच इज 1/3। ठीक है, अब मेरे पास देखो बेटा यहां पर आपके पास मुझे इस फॉर्म में आंसर देना है। तो R तो 1/3 है, तो मैं यहां पर थोड़ी सी स्पेस बनाकर प्रोवाइडिंग टू आंसर्स है। 1/3 e की पावर आयोटा अल्फा, और एक हो जाएगा बेटा 1/3 e की पावर आयोटा -2 पाई बाय 3। तो दीज आर माई टू आंसर्स हियर। ये हमारे पास बेटा दो आंसर निकल कर आ जाएंगे। Now it says the positive number p and q are such that ln p over q is equals to a, ln q square p equals to b. Express ln p power 7 upon power 7 into q in terms of a and b. तो देखो मुझे यहां पर एक डेटा दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन को बोल रहा है कि भाई इसको ए और बी की फॉर्म में एक्सप्रेस करो, जबकि वो ऊपर ए और बी की फॉर्म में उन्हें एक्सप्रेस करी हुई चीजें। तो देखो मैं इसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूं। ये एंगल है पी की पावर 7 इंटू क्यू, तो मैंने पी की पावर 7 प्लस एल एन क्यू ब्रेक कर लिया। अब मैंने देखो ऊपर जो क्वेश्चन दिया हुआ ना, उसमें कहीं भी
ऊपर जो वैल्यूज दी हुई है उसमें ऐसा कहीं भी नहीं है कि पी और क्यू अलग करके वैल्यूज दी हुई है ए और बी की फॉर्म में। तो मैंने बोला कि मैंने अलग कर दिया तो इसके मतलब ये हमें कोई फायदा तो नहीं देगा। हम एक काम करते हैं, हम जो गिवन डेटा है ना, पहले उसी को फोकस करते हैं। एल एन पी ओवर क्यू बराबर है ए के, एल एन पी माइनस एल एन क्यू बराबर हो गया ए के। जब डिवाइड हो रहा है तो बेटा ये माइनस हो रहे होते हैं एंगल्स के साथ। इस तरह एल एन क्यू स्क्वायर पी बराबर है बी के, एल एन क्यू स्क्वायर प्लस एल एन पी बराबर है बी के। ये टू हो गया 2 ln क्यू प्लस एल एन पी बराबर हो गया बी के। अब बेटा देखो, मैंने जो इनको सेपरेट करा है, यहां पर अब आपने पूरा ए और बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर यहां पर आपके पास, मैं अगर इसको और मजीद सिंप्लीफाई करूंगा तो ये जगह 7 ln p प्लस ln q। तो देखो यहां से मुझे टारगेट मिल गया कि मुझे ln p और ln q की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ एन बी। तो मैंने अगर मैंने बोला इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं सैमल्टेनियसली सॉल्व करके ए और बी की फॉर्म में ln p और ln q निकाल लेता हूं। कैसे? देखो ln p माइनस ln q इक्वल टू ए है, इक्वेशन में 1, और 2 ln q प्लस ln p ये बराबर है बी के। इनको जब सब्ट्रैक्ट कराओगे तो बेटा ln p कैंसिल हो जाएगा, देखो -3 ln q a माइनस बी के बराबर। ln q बराबर हो गया a माइनस बी अपॉन -3 के, माइनस बी इधर नीचे डिनोमिनेटर में आएगा, माइनस ऊपर ले जाओ, b माइनस ए अपॉन 3 हो जाएगा ln q की वैल्यू। जब आपके पास ln q आ गया, अब देखो मुझे ln p निकालना है। इक्वेशन में 1 को मैंने कॉपी कर रहा हूं, ln p माइनस ln q बराबर है a के। ठीक है, b माइनस ए अपॉन 3 ln q की वैल्यू इक्वल टू a। अब ये पूरा फ्रैक्शन में राइट हैंड साइड पे लेके जाता हूं तो ये जगह a प्लस बी माइनस ए अपॉन 3। तो यहां पर बेटा अगर मैं ln p के निकालता हूं आफ्टर टेकिंग एलसीएम, देखो मैंने ln q और ln p की वैल्यू उसकी जगह पुट कर दी। अब सिंप्लीफाई कर लो, 7 to the 14, 7b/3, एलसीएम तो 3 आ रहा है वैसे तो। देखो ln p की पावर 7, क्यू की आंसर निकलकर आ गया इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। तो मैंने बस ऊपर जो दो इक्वेशंस निकाली थी इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करा, क्यू की वैल्यू निकाली, ln q की निकाल दी, और फिर ln q की वैल्यू बेटा मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी, तो मेरे पास ln p की वैल्यू भी आ गई। वंस वी गॉट बोथ ऑफ दीज वैल्यूज, तो बेटा मेरे पास यहां पर वैल्यूज पुट कर दी मैंने, जो मैंने सिंप्लीफाइड करी थी एक्सप्रेशन, उधर से मैंने आंसर निकाल लिया। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, इन दिस क्वेश्चन नंबर 5, on the sketch of an Argand diagram, shade the region whose point represent the complex number satisfying the inequalities.
देखो सबसे पहले इस इनइक्वालिटी को देखो, दिस इनइक्वालिटी इज ऑफ सर्कल, जिसका सेंटर हो जाएगा बेटा, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चले टेक माइनस साइन कॉमन, इज बिकम 4 प्लस 2 आइटा मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 3। सर्कल इक्वेशन है, ये इसका सेंटर हो जाएगा 4,2 और रेडियस हो जाएगा 3। फिर दिस ओवर हियर इज द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको मैं लिखूंगा z माइनस 0,0 का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 10 माइनस z का मॉडुलस। अब देखो बेटा, इस इक्वेशन में ना z पहले आना चाहिए, तो अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं मॉडुलस के अंदर, तो ये -10 प्लस z हो जाएगा। तो बेटा ये कुछ इस तरह बन जाएगा z माइनस 0,0, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन है, माइनस का मॉडुलस प्लस हो गया और ये z माइनस 10 मॉडुलस हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन है। अब देखो ये जो आपने लिखा ना z माइनस 0,0, दूसरे वाले का पॉइंट क्या होगा सर? ये तो 10 है ना, इसका पॉइंट क्या हो जाएगा सर? इसका पॉइंट हो जाएगा 10,0। तो इसके लिए तो निशानी है बेटा आपके पास, यहां पर z माइनस पॉइंट, यहां पर माइनस होना चाहिए बीच में। नाउ यू नीड टू ड्रॉ दीज टू शेप्स, जिनको मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं देखो यहां पर इनका डायमेंशन देख रहा हूं, मेरे पास सिर्फ राइट साइड है, लेफ्ट साइड नहीं है ग्राफ की। अब देखो यहां पर रेडियस 3 है, 4,2 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6, 4,2 इज दिस पॉइंट, रेडियस 3 है, नीचे भी बनाना पड़ेगा। तो अब आपने लेफ्ट साइड थ्री, राइट साइड 3, डाउनवर्ड 3, अपवर्ड 3। आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है। यू मस्ट टेक कंपास विथ यू। शेडिंग हम बाद में करेंगे, इसलिए मैं शेडेड रीजन को पहले हटा रहा हूं यहां पर। देखो रेडियस हमारे पास हो गया 3 और 4,2 हमारे पास सेंटर पॉइंट आ गया। नाउ दिस वन इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक 0,0 से बनेगा, अरे 10,0, 10,0 इज गोइंग टू बी हियर, ये 10, ये 0। देखो बेटा, इन दोनों लाइन, इन दोनों पॉइंट से जो लाइन बन रही है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की आई डोंट हैव टू डू मच वर्किंग, आई विल सिंपली ड्रॉ अ लाइन at 5,0 passing through 5,0, a vertical line passes through 5,0।
बिल्कुल मिड से जा रही है इन दोनों के। एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया था। याद आया। अब देखो मुझे शेड कहां करना है, सर्कल के अंदर शेड करना है, बिकॉज इट इज लेस देन इक्वल टू 3। सर्कल के अंदर शेड करना है, लेकिन सर्कल के अंदर क्या सारा शेड कर देना है? नहीं। ये देखो, यहां पर जिस पॉइंट की तरफ ये पॉइंटेड है, उस पॉइंट की तरफ शेड करना है, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के राइट साइड शेड करना है मुझे। सो आई एम गोना शेड दिस ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के कहां शेड करना होता है? सर्कल के अंदर से शेड करना है, लेकिन क्या सारा शेड करना है? नहीं, सिर्फ वो पोर्शन शेड करना है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गाइड कर रहा है मुझे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह रहा है जहां पर 10, जिस साइड 10,0 पॉइंट है उस तरफ शेड करो आप। तो जिस तरफ 10,0 पॉइंट है उस तरफ शेड कर दिया मैंने। नंबर्स मार्क कर लें, या इस तरह लेबलिंग प्रॉपर हो आपकी। इसको आपने 4 कह दिया या आपने 2 कह दिया, फार बेटर कि बेटा उससे अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, वरना ये लेबलिंग 1 2 3, यानी मेन पॉइंट्स तो आप जरूर प्लॉट कर देना। 4,2 ये 5 है, मेन पॉइंट जरूर प्लॉट कर दें। देखो बेटा, वो आपसे कह रहे हैं फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड। देखो, फॉर द पॉइंट्स इन दिस रीजन, इस रीजन के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। आर्गुमेंट होता है ओरिजिन से, देखो एंगल, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस रीजन के अंदर बहुत सारे पॉइंट हैं। किसका सबसे ज्यादा बड़ा आर्गुमेंट होगा? सर इस पॉइंट का सबसे ज्यादा बड़ा आर्गुमेंट होगा। ये जो पॉइंट है ना यहां पर, इसका सबसे ज्यादा बड़ा आर्गुमेंट होगा। एंड आर्गुमेंट इज दिस वन फ्रॉम दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये आर्गुमेंट है। अच्छा, ये यहां पर आपने स्केच नहीं करना है, तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। ये आर्गुमेंट आपने निकालना है ऑफ विच पॉइंट? ऑफ द पॉइंट दिस वन, ऑफ दिस पॉइंट। हमें इस पॉइंट का आर्गुमेंट निकालना है। ठीक है, देखो बेटा, दिस पॉइंट हैज द एक्स कोऑर्डिनेट 5, क्योंकि ये 5 पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन रहा था ना। तो दिस पॉइंट हैज द एक्स कोऑर्डिनेट 5, बट व्हाट अबाउट द वाई वैल्यू? अब देखो, सिंस दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन द सर्कल, तो आप सर्कल की इक्वेशन में z की जगह यहां पर 5 प्लस वाई आयोटा लिख दो। बट ये थोड़ा वर्किंग ज्यादा मांग लेगा। देखो इसका एक तरीका क्या है, अब ये थोड़ा सा है तो शॉर्ट। ये देखो, आप मुझे बताओ यहां पर सी, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं मैं। दिस इज 90 डिग्री। देखो बेटा, ये जो, ये ना हमारे पास, ये हमारे पास है रेडियस 2, एंड दिस रेडियस हमारे पास कितना है? 3 है, नॉट 2, इट इज 3। दिस लेंथ ओवर इज 1, ये 4 है ना इसका एक्स, और यहां पर ये 5 है। तो मुझे बताओ ये लेंथ कितनी आ जाएगी हमारे पास? व्हाट विल बी द लेंथ ओवर हियर? ये लेंथ कितनी हो जाएगी? सर पाइथागोरस में अप्लाई कर दें, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, और जो लेंथ आपके कह रहे हैं उसका स्क्वायर, दैट लेंथ विल बी √8 विच इज 2 √2। तो दिस इज 2 √2 लेंथ, इसमें ये 2 ऐड कर दो। तो बेटा यहां से 2 + 2 √2 इज द वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। तो ये जो पॉइंट है 5, 2 + 2 √2,
आपने किस तरह निकाला? अब आपने इसका आर्गुमेंट निकालना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा और अल्फा बराबर होते हैं, टेन इनवर्स 2 + 2√2 डिवाइड बाय 5। बेटा आप यहां पर इन्वर्स करेंगे, मेक श्योर दैट कैलकुलेटर इज इन रीडिंग मोड। 0.767, वैसे तो आप डिग्री में भी दे देते, अभी कोई मसला नहीं था, लेकिन कभी भी एंगल जो ना स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड यूनिट इसका क्या है? रेडियंस है, तो आपने रेडियंस में आंसर देना है। ठीक है, अब देखो, दे हैव गिवन एन इम्प्लिसिट फंक्शन ओवर हियर एंड दे आर आस्किंग फॉर द dy by dx हियर। तो वी गॉट 2y² + 3xy + x इज इक्वल टू x²। देखो यहां पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। यहां पर तो जब मैं बोथ साइड डेरिवेटिव पिक कर रहा हूं, तो ये जगह पावर कोफिशिएंट से मिला हो गया, बेस का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव dy by dx। 3 एज इट इज कॉपी, x y का डेरिवेटिव u, y का डेरिवेटिव dy by dx, y x का डेरिवेटिव 1, फिर प्लस x का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव 2x आ गया। नाउ यू जस्ट हैव टू फाइंड dy by dx। आपने dy by dx कॉमन निकाला, 4y + 3x, 2x - 3y -1 हो गया ये। और देखो ये 2x - 3y -1 अपॉन 4y + 3x, ये आपके पास dy by dx आ जाएगा। अब वही प्रूफ करना था। Hence show that the curve does not have a tangent that is parallel to x-axis। देखो हमें ये प्रूफ करना है कि जो कर्व ऊपर था उसका कोई भी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं है। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता तो dy by dx 0 आ सकता है फिर। ठीक है ना, अगर इस कर्व का कोई भी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता तो dy by dx 0 आ सकता है फिर, क्योंकि dy by dx किसको रिप्रेजेंट करता है? ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट को। और ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट अगर 0 हो गया, इसका मतलब वो टेंजेंट या तो एक्स एक्सिस पर है या पैरेलल टू एक्स एक्सिस पर है। तो हम ये बात कंक्लूड कैसे करेंगे? हम dy by dx को 0 रखेंगे, 2x - 3y -1, 4y + 3x, और यहां से डिनोमिनेटर को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करवा देंगे। इससे हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, x इन टर्म्स ऑफ y। अब y को चाहो y को सब्जेक्ट बना लो या x को सब्जेक्ट बना लो, किसी एक को बना लो। अब आपके पास, अब आप इस कर्व को और जो ऊपर इक्वेशन आई है x की, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। अब शो करने के स्टेप्स देख रहे हैं आप। अब देखो बेटा, ये जगह 2y² 9y + 3/2
9y² प्लस 3y हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी करवा दिया साथ में, 3y प्लस 1/2 हो गया ये बन जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b² अपॉन 4। एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 4y², सॉरी ये हो जाएगा 2y²। अब एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, अब बन जाएगा ये 4y² प्लस 9y² प्लस 3y प्लस 1/2, टू वन जा टू टू द 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, लेफ्ट हैंड साइड को पहले सिंप्लीफाई करवा देते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। 9 + 4 13y² प्लस 6y प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 26 माइनस 9 जगह 17y², 2 से 12, 12 माइनस 6 6y, 2 1 2 माइनस 1 1 हो गया। अब देखो अगर ये कर्व पे बनने वाला टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता, तो जब मैंने इस कंडीशन को अप्लाई करते हुए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाली कंडीशन को अप्लाई करते हुए एक इक्वेशन बनाई, उसको उसके साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करा, उससे बेटा मेरे पास जो यहां पर y आएगा ना, वो लाजमी तौर पर आना चाहिए। लेकिन देखो बेटा मैं यहां पर डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहा हूं, b² माइनस 4ac which is 36 माइनस 4 × 17 -32 आ रहा है, which is less than 0। तो देखो नो रियल रूट्स, which means curve has no tangent पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर ऐसा होता तो यहां से पॉइंट निकलकर आ रहा होता, लेकिन ऐसा नहीं है, यहां से बेटा पॉइंट निकलकर नहीं आ रहा। इन क्वेश्चन नंबर 7 इट सेज कि द कर्व x e⁻2x - 5x एंड इट्स मिनिमम पॉइंट इज m, x इज अल्फा, इसका x क्या है, अल्फा है। कह रहे वो अल्फा सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, कह रहे अल्फा इस इक्वेशन से आ जाएगा। तो ये इक्वेशन मैं कैसे निकालूंगा? देखो m इज द मिनिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट के लिए dy/dx निकालना पड़ता है, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u और -5x डेरिवेटिव 5 हो जाएगा। तो 2x e⁻2x ये dy/dx आ गया, इसको इक्वल टू 0 करेंगे। अब इधर से जो भी x आएगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, m का x कोऑर्डिनेट। तो मैंने बोला, उसने तो बोला कि भाई आपने ये लाना है वो, तो यहां पर जो भी x कोऑर्डिनेट आएगा उसको हम अल्फा कहेंगे ना, चलो बाद में अल्फा कह देंगे। तो मैं क्या करूंगा, देखो मुझे ये लेकर आना है, इक्वेशन लेकर आनी है, 5 ऑन द राइट हैंड साइड, e⁻2x कॉमन निकाल लिया, 2x + 1 बच गया यहां पर। तो 5/1 + 2x e⁻2x हो गया। मैंने ln बोथ साइड पिक करा, ये हो गया ln, ये 2x ln e हो गया। फाइनली बेटा आपके पास इक्वेशन वही निकल कर आ रही है जो उसने वहां पर शो करने के लिए कही हुई थी। ln e 1 होता है, 1/2 हो गया। अब यहां पर बेटा मैं x की जगह अल्फा पुट कर रहा हूं, क्योंकि वो x कोऑर्डिनेट को अल्फा कह रहा है। ठीक है,
वेरीफाई बाय कैलकुलेशन अल्फा लाइज बिटवीन 0.4 एंड 0.5. देखो बेटा, इन दिस क्वेश्चन व्हेन वी हैव टू प्रूव के मेरे पास अल्फा 0.4 और 0.5 के दरमियान लाई करता है, और यहां पर अल्फा ने खास पॉइंट है, और वो है मिनिमम पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट. देखो, टर्निंग पॉइंट में खास चीज होती है. वो क्या चीज है खास? टर्निंग पॉइंट पे ग्रेडियंट जीरो होता है, लेकिन टर्निंग पॉइंट के राइट साइड पर, यहां पर जैसे ग्रेडियंट पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव होगा. ऐसा भी हो सकता है कि टर्निंग पॉइंट के लेफ्ट साइड पर ग्रेडियंट नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, और राइट साइड पर नेगेटिव हो. यानी टर्निंग पॉइंट की खास बात क्या है कि टर्निंग पॉइंट पर ग्रेडियंट जीरो होता है, और राइट साइड और लेफ्ट साइड पे यहां पर नेगेटिव तो यहां पर पॉजिटिव, यहां पर पॉजिटिव तो यहां पर नेगेटिव होता है. ये टर्निंग पॉइंट की खास बात है. ठीक है. तो इफ आई वांट टू प्रूव कि मेरे पास टर्निंग पॉइंट मेरा, बेसिकली मैं तो ये प्रूफ कर रहा हूं कि मेरा टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट इन दोनों के दरमियान लाई करता है. तो अगर इन दोनों के दरमियान पे लाई करता है तो मेरा dy by dx विच वॉज ए की पावर 2x e की पावर 2x प्लस e की पावर 2x, यानी ये जो मेरे पास टर्निंग पॉइंट है मेरा, ये जो मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव है, बेटा एक x की वैल्यू पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव ग्रेडियंट आना चाहिए. एंड आई बिलीव 0.4 पे नेगेटिव आना चाहिए, which is if you find out the dy by dx, -0.9994 आ रहा है, और 0.5 पर ग्रेडिंग द ग्रेडियंट 0.4365, क्योंकि ग्रेडियंट नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है. इसका मतलब मेरा टर्निंग पॉइंट के दरमियान, इट मींस टर्निंग पॉइंट और अल्फा इज बिटवीन 0.4 एंड 0.5. प्रूफ कर दी बात. अब देखो, यूज एडिटिव बेस्ड ऑन दी. अब देखो, दिस इज अबाउट ए टू में आपको ऐसी क्वेश्चन आ रही है जिसमें आप ऑब्वियसली यू कैन नॉट फाइंड एक्स फ्रॉम हेयर, तभी तो आप आइटरेटिव फॉर्मूले के लिए एक इक्वेशन बना रहे हो. ये आइटरेटिव फॉर्मूला बनाया ताकि वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एल्फा हेयर. अब हम आइटरेशन से निकालेंगे, तो यहां पर बेटा हम आइटरेटिव फॉर्मूला बनाते हैं. इस अल्फा के नीचे एन लिख दिया, फर्स्ट आइटरेशन की वैल्यू और इसके बाद वाले की आ जाएगी. अगर एन की वैल्यू 1 है तो अल्फा 1 क्या आ रहा है? सर वो तो यूजुअली दे हैं ये लोग, बट अगर इन्होंने नहीं दिया हुआ, यू कैन स्टार्ट विद 0.4, यू कैन स्टार्ट विद 0.5, या यू कैन स्टार्ट विद फ्रॉम द मिडिल वैल्यू फ्रॉम बोथ ऑफ देम, क्योंकि आपका आंसर इन्हीं के दरमियान लाई कर रहा है ना, 0.4 और 0.5 के दरमियान. तो आप अल्फा की वैल्यू 0.45 ले लोगे. आप 0.4 भी ले सकते थे, बल्कि मैंने तो एक क्लास में बताया था आप 1000 भी ले सकते हो, लेकिन आइटरेशन बढ़ जाएंगी. फिर जितनी दूर वैल्यू लोगे उतनी आइटरेशन बढ़ जाएगी. तो आपने यहां पर रखना है पहली अल्फा 2 1/2 ln 5/1 + 2 times 0.45, and then you got alpha 2 0.4837. उसने कहा होगा देखो हर एडिशन का आंसर 4 डेसिमल प्लेस पे देना है. 4837 हो गया. अब मैं जहां 0.45 लिखा हुआ ना बेटा, उसकी जगह आंसर लिख दूंगा. यानी कैलकुलेटर में जो आंसर लिखा हुआ ना यहां पर, I'll put up the button ANS and I'll do the iteration में, और हर आइटरेशन का आंसर लिखना है. So I'll get alpha 3
0.4663, alpha 4 0.4752, alpha 5 0.4706, 0.470730, यानी 4 डेसिमल प्लेस में आंसर सेम आना चाहिए ये। अल्फा 4 5 6, दिस वन इज 7, 0.4718, 0.4724, 0.4721, 0.4722, 0.4721, देखो 21 वैसे 2 दफा आ गया है, अब 2122, अच्छा 0.4722, वो ज्यादा अल्ट्रेशन हो गई हैं, और इसके बाद वापस से 0.4722 आ रहा है। तो जब 2 दफा सेम वैल्यूज आ जाए ना, बस ये आपका फाइनल आंसर होता है। इसको आप 2 डेसिमल प्लेस पे कह रहे हैं, आंसर निकाल के दिखा दें, कह रहे 2 डेसिमल प्लेस, तो 0.47 इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। ठीक है जी। 9 क्वेश्चन नंबर 8 says express this expression in form of r sin x plus alpha, r is greater than 0 and alpha is between pi by 2 and is an acute angle in radians. So we have to answer the alpha in 3 decimal place. एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ आर चाहिए, आर की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, यानी विदाउट, देखो आर क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ साइन, उसको हम कहते हैं ए की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ कोसाइन। अब यहां पर है ना एक मसला है, वो मसला आपने समझना है पहले। देखो बेटा, हमारे पास अगर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा हो, देखो ना यहां पर सेम एंगल हो, तब आर की वैल्यू होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। लेकिन यहां पर तो देखो एक्स एंगल सेम नहीं है, तो ये तो अब इशू आ गया। तो अब हमें पहले ये इशू आइडेंटिफाई, इसको सॉर्ट आउट करना है। तो मैंने अगर कॉस एक्स प्लस पाई बाय 4 को एंगल के थ्रू, मतलब फॉर्मूले के थ्रू ओपन अप कर लिया, कॉस एक्स कॉस पाई बाय 4 माइनस साइन एक्स साइन पाई बाय 4। तो देखो बेटा, आपके पास यहां पर कॉस एक्स तो एलरेडी हो गया, ये 1/√2 हो गया, ये भी 1/√2 हो गया। now you can take 1/√2 कॉमन, चलो इसको अभी एज रहने देते हैं। अब देखो हमारे पास यहां पर है 2√2 cos x plus pi by 4, so I'm going to multiply this by 2√2, तो मैं इस पूरी एक्सप्रेशन को 2√2 से मल्टीप्लाई करवा देता हूं। बेटा जब ये अंदर मल्टीप्लाई होंगे, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, या 1/√2 कैंसिल कर दो, तो ये जाएगा 2 cos x minus 2 sin x। नाउ द होल एक्सप्रेशन इज दिस वन। अब इसको वापस से रिवाइज करते हैं, 3 sin x प्लस 2√2 cos x प्लस पाई बाय 4 बराबर 3 sin x प्लस 2 cos x minus 2 sin x, so it will become 1 sin x 2 cos x।
और मुझे आर में कन्वर्ट करना है ना, आर साइन एक्स प्लस अल्फा में, तो पहले साइन होना चाहिए फिर कॉस होना चाहिए। तो वैल्यू ऑफ आर इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर रूट, विच इज √5, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए थी। और बेटा अल्फा निकालना है 10 इनवर्स कोफिशिएंट ऑफ कॉस टू कोफिशिएंट ऑफ साइन विच इज 1, it should be in radians. 10 inverse to so 10 inverse 2 upon 1 is 1.107। 3 डेसिमल प्लेस में आंसर देना, पहले 4 पे देंगे और फिर 1.107। ये हमारे पास अल्फा आ गया। तो 9 पार्ट बी, वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। देखो इसका लेफ्ट हैंड साइड अगर आप गौर से देखो, इसमें से अगर मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूं तो यू विल फाइंड आउट ये बना हुआ है 3 साइन थीटा बाई 2 प्लस 2 √2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस पाई बाय 4। इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। अगर मैं 4 2 कॉमन निकाल लेता हूं इक्वल टू 3। देखो मैंने इसी एक्सप्रेशन को अभी कन्वर्ट करा है किसमें, साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स। पर वहां पर एक्स था, यहां पर एक्स की जगह पाई बाय 2 है, थीटा बाय 2 है। दूसरा मैंने इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करा है आर, ये मैं लिखना भूल गया था, साइन थीटा प्लस अल्फा एक्स प्लस अल्फा। तो आर तो √5 है, साइन एक्स प्लस 1.107 है। तो बेटा मैं अब इसकी जगह लिख रहा हूं √5 साइन एक्स प्लस 1.107 इक्वल टू 3। अब ये तो बन रही है कहानी, एक्स की जगह थीटा बाई 2 लिखे आप, लिख दिया मैंने। अब ये पूरा सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना। मेरी रेंज है बेटा यहां पर -4 पाई से लेकर +4 पाई, थीटा की रेंज, एंड दैट नॉट इंक्लूडेड लेस देन। अब मैंने अपनी पहले रेंज को अपने एंगल के हिसाब से बनाया, थीटा बाई 2, इसमें 1.07 ऐड कर दिया, $7.390। ये रेंज आ गई आपकी। अब ये आपकी एक्चुअल रेंज है। अब आपका सवाल -5.176 से 0 तक क्लॉकवाइज में, और 0 से लेकर 7.390 तक एंटी क्लॉकवाइज में आ जाएगा। दोनों के लिए अल्फा तो सेम ही आएगा, साइन वर्स 0.2 √5। 3/2 √5 0.7353। अब देखो इस रेंज के अंदर कौन कौन से क्वाड्रेंट आ रहे हैं 0 पॉइंट। देखो ये 2 पाई होता है
28 और ये 7.39 तक है। इसका मतलब मेरे चारों क्वाड्रेंट मेरी रेंज के अंदर है। साइन पॉजिटिव कहां होता है? फर्स्ट और सेकंड में। और ये -5.176, तो ये जो है ना एंटी क्लॉकवाइज घूमता घूमता फर्स्ट क्वाड्रेंट तक आ रहा है ये। मतलब इधर भी हमारे पास देखो चारों क्वाड्रेंट पूरे तो नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का कुछ पोर्शन है हमारे पास। ठीक है, ये हमारी रेंज के अंदर है। तो इस रेंज के अंदर क्या साइन पॉजिटिव होता है? हाँ सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट रेंज के अंदर है, सेकंड क्वाड्रेंट रेंज के अंदर है, साइन पॉजिटिव होता है यहां पर। तो देखो यहां पर जो रिक्वायर्ड एंगल है θ/2 प्लस 1.107, यहां पर बोला अल्फा और पाई माइनस अल्फा के बराबर, और यहां पर बराबर होगा बेटा माइनस अल्फा माइनस पाई माइनस अल्फा के बराबर। तो लेट्स फाइंड आउट द आंसर। ये दे देगा बेटा 0.7353 पाई माइनस 0.7353 2.406, और यहां पर हो जाएगा बेटा -0.7353 कॉमा -2.406। अब इसके पास तो गुंजाइश है 7.39 तक, एक राउंड और घुमाने तक। तो मैं इसमें 2 पाई ऐड करके चेक कर लेता हूं। लेट जस्ट चेक दिस वैल्यू। अगर मैं इसमें 2 पाई ऐड करता हूं 0.7353 प्लस 2 पाई यार 7.018, ये तो रेंज के अंदर है। 2.406 प्लस 2 पाई, बेटा ये तो रेंज के अंदर नहीं आ रहा, इसमें 2 पाई ऐड करना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास, मैंने ऊपर ज्यादा स्पेस ले ली थी, चलो तो मसला नहीं है। हमारे पास θ/2 प्लस 1.107 के 4 आंसर आ रहे हैं। एक 0.7353, एक 2.406, एक 7.08018, एक -2.406, और एक आ रहा है बेटा हमारे पास -0.7353। ये सारे के सारे आंसर बेटा मैं यहां से थीटा की वैल्यूज निकालूंगा, किस तरह निकालूंगा? सब में -1.106 कराऊंगा, सब मैं करवाऊंगा और फिर आंसर निकालूंगा। जैसे 0.7353 प्लस सॉरी -1.107 मल्टीप्लाई बाय 2, तो -0.7434 आ गया। अब बस मैं यहां पर वैल्यू चेंज कर रहा हूं कैलकुलेटर में। 2.406, यह आ गया 2.598, 7.018, यह आ रहा है 11.822, और ये आ रहा है -2.406 से आ रहा है बेटा हमारे पास -7.026, और हमारे पास है -7.7353। -3.6846, इनको 3 डिस्टिंक्ट फिगर में कन्वर्ट कर देंगे। -0.743, 2.60, 11.9, -7.03, -3.69। ये हमारे पास थीटा के 4 आंसर 5 आंसर निकल कर आ जाएंगे।
ये राउंड ऑफ गलत कर दिया, 11.80 रहेगा ये तो। ठीक है। अच्छा, एक बात ये थी कि अगर हम यहाँ पर जो है ना, इस वन मिस्टेक कि क्लॉकवाइज में फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने के लिए ये वैल्यूज नहीं ली जाती। क्लॉकवाइज में इट इज पाई प्लस अल्फा नेगेटिव में, और 2 पाई माइनस अल्फा नेगेटिव में। तो यहां पर बेटा पाई प्लस 0.7353, ये हो रहा है -3.876 था ये, और दिस वाज -2 पाई -5.547, ये वैल्यूज थी। तो इसके आंसर मैं यहां पर प्लेस कर रहा हूं। अब देखो, -3.876, -5.547, ये आंसर आ रहे हैं। इन सबको 1 से माइनस करवाने हैं, 1.107 से। तो ये आ रहा है -9.966। अच्छा, ये वाला आंसर क्योंकि रेंज से बाहर जा रहा है, तो इसको हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। तो हमारे पास ये आंसर आएंगे, और इसको बेटा हम राउंड ऑफ कर लेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। ये हमारे फाइनल आंसर होंगे।